My dear student, today we are discussing about the electrical dipole and calculating the electrical field due to electrical dipole. प्रिय बच्चों, आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन किया था। विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन किया था। तो आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। आज का आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके दो कंडीशन होते हैं। पहला है विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। अर्थात यहाँ पर दो पॉइंट आता है, एक अक्षीय स्थिति आता है और दूसरा आता है निरक्षीय या विषुवतीय स्थिति आता है। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग अक्षीय स्थिति का अध्ययन करते हैं। इसमें हम ले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। इसमें माना ए बी विद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पर माइनस q कूलाम का आवेश है और बी पर प्लस q कूलाम का आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और इसका मध्य बिंदु O है। आप यहां ध्यान देंगे, आपका ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पर माइनस q कूलाम का आवेश है और बिंदु बी पर प्लस q कूलाम का आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है ए और बी को मिलाने वाली रेखा को और आगे बढ़ा दे। तो ये क्या कहलाता है? ए बी इसका अक्ष कहलाता है। इसी बिंदु पर यहां पर मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु P है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के अक्ष पर इसके केंद्र से, केंद्र इसका क्या है? O से स्मॉल r दूरी पर ये आपका बिंदु P स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बेटा यहां पर हमने बिंदु P रिप्रेजेंट कर लिया। O से P की दूरी कितनी ले ली? r ले ली। अब आपको ज्ञात करना है, यहां पर दो तरह के आवेश हैं, एक प्लस q है और दूसरा क्या है? माइनस q। तो प्लस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी मान लेते हैं? E1 मान लें। और माइनस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको कितना मान लें? E2 मान लें। जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन आवेश के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसलिए E1 की दिशा हम किधर लेंगे? BP दिशा में ले लेंगे।
और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा E2 की दिशा हम किस दिशा में लेंगे, PA की दिशा में लेंगे, क्योंकि माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। तो ये डायरेक्शन आपका हो गया E1 बाहर की ओर और E2 क्या होगा, अंदर की ओर, अर्थात E1 और E2 परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हम चल करके यहाँ पर अब उसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर बच्चों पहला काम करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी ले लेंगे, इसको हमने कितना माना है, E1। अभी हम इसको अदिश रूप में लिखेंगे, बाद में चल करके इसको सदिश रूप में लिख देंगे। तो E1 बराबर कितना लिख दें, आप लोग फार्मूला जानते हो, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। अगर निर्वात में है तो कितना लिख देंगे, इप्सिलॉन 0 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q बटे, अब यहाँ पर B से P के बीच की दूरी को हम लिख देते हैं BP, लिख देंगे BP स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, BP दिशा में। अब बच्चों BP का मान रखते हैं, BP बराबर कितना हो जाएगा। अब आप लोग देख लो, OP में से यदि आप OB को घटा दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, BP। तो BP बराबर होगा OP माइनस OB। बच्चों OP का मान कितना है, स्मॉल r माना गया है, और OB ये 2a दूरी है, तो OB का मान कितना होगा, a। तो यहां पर आप क्या कर देते हैं, स्मॉल a लिख देंगे। अब इसमें मान हम रख देते हैं, तो बच्चों यहाँ पर E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1, और इसकी दिशा किधर है, यहाँ लिख देंगे BP दिशा में। यह इतना बच्चों समझ में आ गया। अब हम लोग माइनस के कारण आवेश की गणना करेंगे। तो अब यहां पर हम इसकी गणना करते हैं, लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसको बेटा मान लेते हैं, कितना मान लेंगे, E2 मान लिया जाए। सॉरी, अदिश रूप में इसको पहले लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों में से PA हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख देंगे PA का स्क्वायर, किस दिशा में होगा, PA दिशा में। अब PA बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, PA कितना हो जाएगा, PA बराबर होगा PO प्लस OA। कितना लिख देंगे, PA प्लस OA। तो PA का PO प्लस OA, तो PA का मान कितना है, स्मॉल r, और इसका मान है स्मॉल a। तो बच्चों यहाँ E2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस a का होल स्क्वायर। किस दिशा में होगा, PA दिशा में। ये आपका समीकरण नंबर 2। आपका हमने एक बार प्लस के कारण निकाल लिया, E1 आ गया।
माइनस के कारण कितना हो गया A2। और जैसा कि जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। इसलिए यहां पर P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां पर लिख देंगे E बराबर, अब चूंकि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं इसलिए E बराबर आप क्या लिख देंगे E1 माइनस E2। अब बच्चों E1 और E2 में समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान रखा जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से E1 व E2 का मान रखने पर अब यहां पर हम मान रख देते हैं। अब ध्यान से देखें E1 और E2 का हम मान रखते हैं। अब बच्चों E बराबर कितना हो गया, E1 का मान कितना था 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर। यहां पर क्या दिया है माइनस दिया है। E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसमें Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 घनिष्ठ दोनों में दिख रहा है इसलिए इनको बाहर कर लेंगे। और यहां पर क्या लिख देते हैं Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 हमने बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हल कीजिए कितना आ जाएगा Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आएगा Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0। इसको ओपन करोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। इसको ओपन करोगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA और अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख लो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो आपका बचा क्या E बराबर Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में आ गया 4RA अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। E बराबर लिख देंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 लिख दिया। यहां लिख देते हैं 2 into 2 QA into R लिख दें अपान
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। अब यहाँ पर देख लो बेटा, ये आता है, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QA था, तो 2QA के स्थान पर आप क्या रख देंगे, P रख दे सकते हो। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना रख दिया। अब इसको, अब यहां पर एक और कंडीशन लेते हैं, यदि आर का मान ए से बड़ा है तो ए स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको क्या करोगे, छोड़ देंगे, इसको आप छोड़ दोगे तो आपका फाइनल आंसर आता है आपका यहां पर, यहां पर आप रख सकते हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपान आर पावर 4, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान आर। अब यहाँ पर इसका सदिश स्वरूप आप लिख सकते हैं, सदिश स्वरूप लिख देते हैं। E बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान कितना हो गया, R3। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और R पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात E समानुपाते P तथा E समानुपाते क्या लिख सकते हैं, 1/R3। जबकि इस जनरल फार्मूले में आपने देखा था आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसमें क्या होता है, R³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रहा बच्चों आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका जो दूसरा भाग है वो निरक्षीय स्थिति है बच्चों। अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। दूसरा आपका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा ये निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये आपका AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, और ये दूरी A और ये दूरी A, इसके जस्ट लंबवत, इसके परपेंडिकुलर पर एक बिंदु P है जो इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित है। तो बच्चों इसको अब B पर प्लस Q कूलाम का आवेश है
ए पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश है। अब ए को पी से मिलाया और बी को भी पी से मिलाया। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, बाहर की ओर, और माइनस के कारण किधर होती है, अंदर की ओर। यदि ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, तो यहां पर ये भी कोण थीटा होगा और ये कोण कितना होगा, थीटा। अब बच्चों ये जो E1 और E2 होता है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये सदिश राशि है इसलिए ये क्या होगा, इसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। इसका E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना होगा, E1 cos थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, ये होगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 भी दो भागों में डिवाइड होगा। ये होगा E2 cos थीटा और इस दिशा में होगा E2 sin थीटा। और बच्चों ये A है और ये R है, तो पाइथागोरस के नियम से ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो कितना होता है, लंब का वर्ग प्लस कितना होता है, आधार का वर्ग। इसलिए ये भुजा हो जाएगी। आप यहां पर निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसको क्या मानेंगे, E1 मान लिया। E1 का परिमाण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान BP स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, BP स्क्वायर होगा, बराबर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अब BP की दूरी कितनी हो गई, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो √ समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसको कितना आपने मान लिया, E2 मान लिया है। E2 का भी मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें E1 और E2 परिमाण में क्या हो गए, बराबर हो गए, अर्थात हम कह सकते हैं E1 का परिमाण बराबर E2 का परिमाण। अब यहां पर चित्र में आप देख लो, E1 और E2 बराबर हो गए, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिमाण बराबर होगा, लेकिन इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। पुनः एक बार आप देख लो, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिमाण बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनकी परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर आप क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आप इसको लिख देंगे। अब बेटा E1 और E2 का मान है, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हो 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान रखिए, E2 का मान इससे रख देंगे, तो ये होगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं पीओबी में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए कॉस थीटा का मान ए अपान, तो कॉस थीटा बराबर लिख देंगे ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा P बराबर आप कितना लिख सकते हो 2 क्यू ए के स्थान पर P रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ इसके स्थान पर हम P रख देंगे और यहाँ रख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यदि हम ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा मान लें तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, तब आपका ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर पावर 3। अब इसको सदिश रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिख दें, सदिश रूप में। अब यहां चित्र में आप ध्यान देंगे कि आपका P की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, लेकिन परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, प्लस से माइनस की ओर है, इसलिए इसको सदिश रूप में लिखने के लिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर माइनस P और यहाँ पर लिख देंगे आर क्यूब, या इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं वो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर पावर। तो इस प्रकार से यह आपका हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और जो शेष इसका एक टॉपिक बची है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य, वो अगले टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे।